नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हम सभी लगातार मोदी सरकार की प्रशंसा करते रहे हैं कि उन्होंने टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर यानी आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, इस सिद्धांत पर पूरी तरह से अमल किया है। और 2019 के धारा 370 को हटाने के बाद जब पाकिस्तान ने बड़ी उछल-कूद करना आरंभ की, उसके बाद भी उसके ऊपर पूरी तरह से वो कायम रहे। कायम रहने के बाद इतना घुटनों पर ले आए पाकिस्तान को कि 2021 में अंततः उन्होंने युद्ध विराम जो युद्ध विराम जो चल रहा था, लेकिन वो केवल नाम का ही चल रहा था, उसमें जो है उसके युद्ध विराम का उल्लंघन अधिक होता था। कभी 300 उल्लंघन हो रहे हैं, कभी 400 उल्लंघन हो रहे हैं, कभी 600 उल्लंघन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो मैंने भी कई बार कहा था कि भई इस युद्ध विराम का अर्थ क्या है? इससे तो अच्छा आप ये कह दो कि कोई युद्ध विराम नहीं है। लेकिन उस युद्ध विराम को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से प्रस्ताव करके, क्योंकि उनको समस्या आ रही थी उनके पश्चिम से, तो वो वहाँ पर रीडिप्लॉय करना चाह रहे थे अपनी फोर्सेस, तो उन्होंने युद्ध विराम की पेशकश की, भारत ने मान ली और उसके बाद युद्ध विराम जो है वो लगभग वहाँ पर शांति है। सेनाओं में तो कम से कम आपस में गोलाबारी नहीं हो रही है। हालाँकि पाकिस्तान ने अभी भी अपने आत्मघाती दस्ते, अपने आतंकवादी उनको भेजना बंद नहीं किया है। जब भी मौका लगता है वो ये करता है। भारत को भी मैं मानता हूँ कि बीच-बीच में जवाबी कार्रवाई करते रहनी चाहिए। लेकिन अभी एक बड़ा ज़बरदस्त खुलासा किया है हामिद मीर और नसीम ज़ेहरा ने। एक पाकिस्तानी चैनल है यूके 44 करके, उस यूके 44 पर ये बड़ा ज़बरदस्त खुलासा हुआ है। और आपने अभी वीडियो क्लिपिंग देखी है, उस वीडियो क्लिपिंग में स्पष्ट आया है कि वो क्या खुलासा है, कितना गंभीर है। तो उसमें यद्यपि पाकिस्तान आर्मी का तो बहुत मखौल उड़ाया गया है, उसमें जो बात आई है वो कह रहे हैं कि हामिद मीर और नसीम ज़ेहरा दोनों उस बातचीत में या उस डायलॉग में उपस्थित थे जिसमें उनके पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने, कमर अहमद बाजवा ने ये कहा कि देखिए हमारी जो सेना है वो अब बहुत इल इक्विप्ड है, हमारे जो टैंक हैं वो चल नहीं सकते हैं, हमारे ट्रूप्स को लाने ले जाने के लिए हमारे पास डीजल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो ऐसे में हम भारत से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए हमने भारत से युद्ध विराम भी कर दिया है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि साहब की है जो अब आगे जो बातचीत का खुलासा हुआ है उसमें ये पता चला है कि एक कोई डील बाजवा ने कर ली प्राइवेटली अजीत डोभाल के साथ में है। यानी बाजवा और फैज़ अहमद फैज़ जो आईएसआई के चीफ थे, उन्होंने मिल के अजीत डोभाल से ट्रैक 2 पर कोई डील की और फिर उसमें ये तय पाया गया कि साहब कि मोदी जी जो हैं वो अप्रैल में अप्रैल 2021 में पाकिस्तान जाएँगे। और 22 फरवरी 2021 को ये जो सीज़ फायर का रीइटरेशन कहें या दोबारा सीज़ फायर कहें, जो भी इसको कहना चाहें, वो हुआ था। और उसके बाद उसमें ये तय हुआ था कि अप्रैल में मोदी जी जो हैं वो पाकिस्तान जाएँगे। और ये पूरा का पूरा ट्रैक 2 पे चल रहा है। इसके बारे में पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस को कोई जानकारी नहीं थी। जब उनको जानकारी हुई तो फिर उन्होंने बातचीत की कमर बाजवा से और उन्होंने कहा कि भई कम से कम आपको प्राइम मिनिस्टर को तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ कह तो रहे थे लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं है। यानी प्राइम मिनिस्टर और फ़ॉरेन ऑफ़िस पाकिस्तान का दोनों अंधकार में थे और यहाँ पर ये डील हो रही थी। तो ये भी जानना आवश्यक है, भारत को भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें मोदी जी के
अनभिज्ञता में हुई होगी, क्योंकि भारत में तो इस प्रकार का कोई सिस्टम है नहीं कि फॉरेन ऑफिस से और प्राइम मिनिस्टर से छुपा के दोवाल कोई डील कर ले। तो यदि ऐसा हो रहा था तो उसमें सत्य क्या है, ये भारत की तरफ से भी हमें पता चलना चाहिए। फिर इसमें आगे जो किस्सा आता है, जो आपने सुना है वीडियो में, कि साहब फॉरेन ऑफिस यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जो उस समय थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई, उसमें कमर बाजवा इत्यादि आए और उन्होंने यही सारी बातें उनको बताई और बेसिकली ये बताया कि साहब कि हम तो लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें सीज फायर करके और भारत से समझौता कर लेना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ में उन्होंने कुछ ऐसे एडवाइजर्स बुलाए थे जो पहले उनका आर्मी में कुछ ताल्लुकात रहे थे या आर्मी में रहे हुए थे, और उन्होंने सबने ये कहा कि ये ट्रैप है, ये भारत ने आपको ट्रैप किया है और इससे हमारी स्थिति अत्यंत खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर इमरान खान को जो बाकी ब्रीफ किया गया तो इमरान खान भी डर गए, और उनको चूंकि पता है कि भारत में ये जो पाकिस्तान में ये मामला जो है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, तो वो बैक ट्रैक कर गए और उसके बाद से बाजवा इनसे नाराज हो गए और बाजवा ने बाद में इमरान खान को और ये पीटीआई सरकार को हटाने का निर्णय ले लिया। ये मेरा आकलन है। तो पाकिस्तान में ये सब हो सकता है, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं है। लेकिन क्या भारत भी इसी प्रकार का कार्य कर सकता है, जबकि हमें अच्छी तरह से पता है कि हम कितनी बार इनसे धोखा खाए हुए हैं। हमने इनके ऊपर उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने इनके ऊपर बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन हमने उसके बाद भी हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। लेकिन उसके बाद में जो प्रेशर मेंटेन करना था, जो जिहाद को जिहाद पहचान कर और यह स्पष्टता रखनी थी कि हम जिहाद से लड़ रहे हैं, न कि कुछ भटके हुए आतंकवादियों से, क्योंकि आतंकवाद जो है वो जिहाद का प्रोडक्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत का क्या कहना है, भारत की क्या स्थिति है? भारत की तरफ से स्टेटमेंट अब आना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए और संभव हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आना चाहिए। नहीं तो अजीत डोभाल को तो स्पष्टीकरण देना ही चाहिए कि भाई आपने किस हैसियत से, आपने किस पात्रता से इस प्रकार का समझौता किया था। ये जनता को पता होना अत्यंत आवश्यक है। पाकिस्तान तो जैसा है वैसा है, हमें सब पता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं पाकिस्तान लड़ नहीं सकता। पाकिस्तान को तो टीटीपी वाले ही उड़ाए दे रहे हैं। पाकिस्तान की चौकियां खाली पड़ी हैं। कल अमजद अयूब मिर्जा साहब ने आपको बताया ही था कि उनकी चौकियां वो खाली करके भाग गए हैं। अब वहां पर कुछ बेचारे पुलिस वाले रह गए हैं जिनको जब चाहते हैं तो टीटीपी वाले उड़ा देते हैं। 30% क्षेत्र जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो आ चुका है कब्जे में टीटीपी के। यही हाल बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में वैसे भी जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि इनके लिए संभव नहीं है कि वो पूरे क्षेत्र पर निगाह रख पाए, तो वो भी लगभग 20-30% जो वहाँ का क्षेत्र है वो भी स्वतंत्र है, तो ये इनके काबू से बाहर है और ये धीरे धीरे इसका एक्सटेंट बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इनसे इस तरह की ट्रैक टू बातचीत करता। हम तो लगातार यही समझते रहे हैं कि भारत ने इनको इतना अधिक कॉर्नर कर रखा है कि इनके पास अब कोई चारा नहीं है झुक के सलाम करने का और अंततः टूट जाने का, क्योंकि इनकी इकोनॉमी समाप्त हो चुकी है, इनकी सिक्योरिटी, इनकी मिलिट्री के पास खाने को नहीं है, इनकी मिलिट्री के पास फ्यूल नहीं है, इनकी मिलिट्री के पास असलहा है भी तो उसको चलाने के लिए गोला बारूद नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एक लाइफलाइन देना कहाँ तक बुद्धिमानी है? क्या हम अभी तक नहीं समझे हैं और ये यदि अजीत डोभाल नहीं समझे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनकी उम्र भी हो गई है, 80 तक आ गए हैं, वह कोई फ्रेश ब्लड आना चाहिए जो कम से कम ये समझ कर चले कि भारत का हित पाकिस्तान के बिखरने में है, वो पाकिस्तान के बने रहने में नहीं है।
क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं बना रहेगा तभी तो जिहाद कमज़ोर पड़ेगा। हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि हमारे विरुद्ध जिहाद हो रहा है, हमारे विरुद्ध आतंकवाद नहीं हो रहा है। कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर का मैं कई बार नाम ले चुका हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आतंकवाद एक ज़रिया नहीं है, आतंकवाद स्वयं में एक लक्ष्य है। टेरर इज़ एन एंड इन इटसेल्फ। तो ये जानकर निश्चित रूप से आपको ये हर्ष होगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अब इस स्थिति में नहीं रही कि सोच भी सके कि भारत से लड़ सकती है। ये बात तो निश्चित है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसको लाइफ़लाइन देना, यदि इस तरह की बात भारत में सोची भी गई है, तो कहाँ तक उचित है? निश्चित रूप से हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।